जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने एमडी कैट के लिहाज से देखना है। अब एमडी कैट के लिहाज से अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, जितने भी जानवर के सेल हैं उनकी बात करें, एनिमल सेल्स की बात करें तो उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, मतलब कि सबसे बैरूनी बाउंड्री जो है, सबसे बैरूनी वाल जो है, सबसे बैरूनी दीवार जो है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें एनिमल्स को छोड़कर, मतलब प्लांट्स में, मतलब पौधों के सेल्स में या बैक्टीरिया के सेल्स में और फंगस या फंजाई के सेल्स के गिर्द जो बैरूनी दीवार होती है, जिसे हम क्या नाम दे रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या होती है? कवर्ड होती है। मतलब एनिमल सेल्स के इर्द गिर्द सबसे बैरूनी दीवार जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस सेल्स के गिर्द जो बैरूनी दीवार है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, वो कोई और चीज़ है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कवर्ड है, मतलब उसको किसी चीज़ ने कवर किया हुआ है। अब अगर हम देखें कि वो जो कवर करने वाली चीज़ है वो क्या है, तो वो कवर्ड होती है किस चीज़ की मदद से? सेल वाल की मदद से। मतलब कि जो एनिमल सेल्स हैं, जानवरों के सेल्स हैं, उनके गिर्द जो दीवार है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इसी तरह पौधों और बैक्टीरिया और फंजाई के सेल्स जो हैं उनके गिर्द जो दीवार है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सेल वाल का नाम देते हैं। इसी तरह जो ओवरऑल थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की वो 7 नैनोमीटर है। ये एमसीक्यूज़ है। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम बहुत सारे और भी नाम देते हैं, मतलब मुख्तलिफ टर्म जो हैं इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें सबसे पहली टर्म जो है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद है प्लाज्मोलीमा, उसके बाद सेल सरफेस मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटो मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके बाद लास्ट में जो है न्यूरोलीमा, और लीमा कहते हैं मेम्ब्रेन को। ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं किस चीज़ के नाम पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम पर। इसी तरह अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या है? प्रोटीन्स। अगर जो प्रोटीन्स है उसकी हम अगर परसेंटेज की बात करें वो कितनी है? 60 से 80%। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर 60 से 80% किस चीज़ की मिकदार मौजूद होती है? प्रोटीन्स की। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें, ये आउटसाइड प्रोटीन है। बैरूनी प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक कहलाती है और इनसाइड जो है वो क्या कहलाती है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है। इसी तरह अगर हम देखें, क्या हो गया है भाई? यहाँ पे उलट नाम लिखा हुआ था, सॉरी। यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या होती है? आउटसाइड होती है। और इंट्रिंसिक किसे कहते हैं? इनसाइड प्रोटीन को नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। इसी तरह अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? इंटेग्रल प्रोटीन है। अब ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये दो टाइप्स में मौजूद होती है, दो अशकाल में मौजूद होती है। उनको हम क्या नाम देते हैं? चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। ये हमारे पास क्या है? चैनल प्रोटीन है। और ये क्या है? कैरियर प्रोटीन है। अगर हम चैनल प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है जब यहाँ से मालिक्यूल्स गुजर कर जाते हैं तो इसकी शक्ल जो है वो शेप या शक्ल साख जो है वो तब्दील नहीं होती, और इसकी शेप या शक्ल जो क्या होती है वो तब्दील होती रहती है। इसी तरह अगर हम देखें, ये जो हमारे पास ये डायग्राम है वो किस चीज़ की है? चैनल प्रोटीन की है और ये कैरियर प्रोटीन की। अब ये जो चैनल प्रोटीन है इसकी शेप चेंज नहीं होती और इसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब अगर हम चैनल प्रोटीन की बात करें तो यहाँ से जो भी मालिक्यूल्स गुजरते हैं तो वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये मखसूस मालिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा कि
इंटेग्रेटेड विद पार्टिकुलर मालिक्यूल्स, ये पार्टिकुलर मालिक्यूल्स के साथ टच करेगी, उसके बाद क्या करेगी, ये वहाँ से पास आउट हो जाएगी, गुजर जाएगी। अब अगर हम चैनल प्रोटीन की बात करें, यहाँ से जितने भी मालिक्यूल्स हैं जो पास थ्रू होते हैं वो एक प्रोसेस की मदद से होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे अगर बात करें कैरियर प्रोटीन की तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी कंपोजिशन है, कंपोजिशन में सबसे पहले हमने बात की थी प्रोटीन की, अब सेकंड क्या है कंपोनेंट, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सबसे कम मिकदार में पाए जाते हैं और इनकी परसेंटेज जो है वो कितनी होती है 3 से 5%, तो मतलब ये जो है मारूजी के तौर पर पूछा जा सकता है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो है ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, दो शक्लों में पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे, वो किस चीज़ को बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स को। इसी तरह अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे किस चीज़ के साथ, प्रोटीन्स के साथ। जो नई चीज़ बनेगी वो क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स होगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक इंतहाई अहम मारूजी है, ग्लाइकोकैलिक्स किसे कहते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये सेल कोट है, सेल के गिर्द जो है वो मौजूद होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं और उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सेल कोट का। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स है क्या कि ग्लाइकोलिपिड्स जो हमने पीछे पढ़ा था, वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आपस में कंबाइन होंगे, वो किस चीज़ को बना देंगे, ग्लाइकोकैलिक्स को। अब अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन देखें, इसका काम देखें तो वो क्या है कि एक्ट्स एज सेल फिंगर प्रिंटिंग, मतलब कि सेल फिंगर प्रिंटिंग के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो कैसे, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स है वाइट ब्लड सेल्स, तो हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मखसूस प्रोटीन, मखसूस जो क्या होगा, बीमारी फैलाने वाला जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये क्या करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, देखते हैं उसको मतलब शनाख्त करते हैं उसकी। तो शनाख्त करने को हम क्या नाम देते हैं, फिंगर प्रिंटिंग का नाम देते हैं। अब उनकी शनाख्त करेंगे तो मखसूस जरासीम की शनाख्त करके फिर उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, वाइट ब्लड सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ये क्या करता है, शनाख्त करता है जरासीम की और फिर उसको क्या करता है, मारने में हेल्प करता है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यूज्ड इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, मतलब सेल्स टू सेल जो आपस में सेल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, ग्लाइकोकैलिक्स इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम देखें, रिकग्निशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मतलब एक और दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज, पहचान करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। इसी तरह अगर हम देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है लिपिड्स। अब लिपिड्स की मिकदार जो है परसेंटेज कितनी होती है, 20 से 40% ये मौजूद होता है किस चीज़ के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अगर हम इसको देखें कि ये टू फार्म्स दो शक्लों में पाया जाता है, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। सबसे पहले अगर हम फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड क्या करते हैं, ये फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये मारूजी के तौर पर पूछा जा सकता है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको मुकम्मल तौर पर उसके फ्रेमवर्क, उसके ढांचे को कौन बनाता है, फास्फोलिपिड बनाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, ये क्या करता है कि प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, मॉइस्चर है, मतलब कि उसकी फ्लूइडिटी किस चीज़ की वजह से होती है, फास्फोलिपिड की वजह से होती है। अगर इसी तरह अगर हम इसका फंक्शन देखें कि कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होगा ये फास्फोलिपिड को मेनटेन करेगा, उसे स्टेबलाइज करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो मॉडल पेश किए गए थे वो दो मॉडल थे। उनमें से एक को हम नाम दे देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की या यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ यूँ है कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी उसको सबसे पहले जिसने प्रपोज किया था, पेश किया था, उसका नाम क्या था, रॉबर्टसन, और इसने कब पेश किया था, 1959 में। अब इसने क्या कहा था कि जो प्रोटीन्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन्स जो है ये एक कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे कोई भी गैप मौजूद नहीं है, कोई भी खिलाफ मौजूद नहीं है। ये पूरी ऊपर भी और नीचे भी एक मुकम्मल तौर पर मुसलसल लेयर बनाता है, कौन, प्रोटीन्स। इसी तरह अगर हम देखें कि सैंडविच्ड लिपिड बाई लेयर, ये आपके पास लिपिड की दोहरी तह है। अब लिपिड की दोहरी तह जो है इसके अंदर धंसी होती है, इसके अंदर मौजूद होती है, पर मतलब जो लिपिड्स की तह है वो अंदर मौजूद होती है और उसके ऊपर जो है आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, मतलब कि एक लेयर प्रोटीन की ऊपर होती है और दूसरी लेयर जो है प्रोटीन की क्या होती है, वो नीचे मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो
फास्फोलिपिड है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या नाम देते हैं, जो टेल है इसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक टेल है। अगर हम हेड की बात करें तो हेड किसे कहते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर भागना, मतलब पानी के साथ अटैच नहीं होगी, उसके साथ उसके अंदर सॉल्व नहीं होगी, डिज़ॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे ये क्या होती है, डिज़ॉल्व हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है कि ये जो टेल है, टेल के पास क्या होते हैं कि फास्फोलिपिड मौजूद होता है। फास्फोलिपिड के मौजूद होने की वजह से ये क्या बन जाती है, नॉन पोलर बन जाती है। और वाटर क्या है, पोलर है। तो लाइक डिज़ॉल्व लाइक के असूल को सामने रखते हुए ये तो नॉन पोलर है और वाटर क्या है, पोलर है। तो ये एक दूसरे के साथ डिज़ॉल्व नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात करें तो ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड। अब प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड की मौजूदगी की वजह से ये क्या हो जाता है, पोलर बन जाता है। और पानी भी क्या है, पोलर है। अब पानी भी पोलर है और ये भी पोलर है, इसी वजह से ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तो इसको पेश करने वाले दो साइंसदान थे। इनमें से पहला जो है सिंगर है, उसके बाद निकोलसन है। इन्होंने 1972 में किस चीज़ को पेश किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पेश किया। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसी वजह से इन्होंने ये मॉडल पेश किया। अब इस मॉडल के मुताबिक आप सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स की ये भी तय है और ये भी तय है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास क्या है, ये लिपिड्स की तह है और यहाँ पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो है चैनल प्रोटीन है और इसको अगर हम देखें ये कैरियर प्रोटीन है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास चीज़ नज़र आ रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, फास्फोलिपिड का। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ है, बैरोनी जो मेम्ब्रेन थी या बैरोनी प्रोटीन थी, उसको हम क्या नाम देते थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसी तरह जो अंदरूनी होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये लिपिड और यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिलेंगे तो किस चीज़ को बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स को। इसी तरह यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि यहाँ से हमने एक फास्फोलिपिड को उठाया हुआ है, ये इसका हेड है और ये क्या है, टेल है। हेड बैरूनी तरफ होता है और टेल क्या होती है, अंदरूनी तरफ होती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी वजाहत करें, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने क्या कहा था कि प्रोटीन्स आर डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट। प्रोटीन्स मुसलसल नहीं हैं, यहाँ पे मुसलसल थे, इन्होंने क्या कहा था कि प्रोटीन्स जो है वो मुसलसल नहीं हैं। अब ये करते क्या हैं कि प्रोटीन्स जो है वो फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं कहाँ पर, लिपिड बाई लेयर के ऊपर। प्रोटीन्स जो है वो लिपिड बाई लेयर के ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो प्रोटीन्स हैं ये धंसे हुए होते हैं, किस चीज़ के अंदर, लिपिड बाई लेयर के अंदर। लाइक मोज़ेक मॉडल धब्बों की तरह जो है ये क्या होते हैं, इनके अंदर लिपटे हुए धंसे हुए होते हैं। ये हमारे पास जो है वो सिंपल सा टॉपिक था जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा ये होगा कि इस चैप्टर में से इस टॉपिक का जो मतलब ये जो टॉपिक है उसमें से किस तरह की मारूजियाँ बन सकती हैं और कैसे कैसे बन सकती हैं। उसके बाद जो है इसके फंक्शंस की बात करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।